प्यारे दोस्तों, ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी विषय की श्रृंखला चल रही है, उसमें गद्य खंड का पाठ संख्या 7 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज उसकी पाठ संख्या 8। पाठ का नाम है आखिरी चट्टान, जो कि गद्य की विधा है यात्रा वृत्त। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो आइए मोहन राकेश की लेखनी का ये यात्रा वृत्त प्रेम के स्वर में सुनते हैं। आखिरी चट्टान। इस यात्रा वृत्त में कन्याकुमारी के तट पर डूबते हुए सूर्य का और सूर्यास्त के बाद की अवस्था का अत्यंत मोहक प्रकृति चित्रण किया गया है। कन्याकुमारी सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। कैफ होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थीं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल थी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज की आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच मैं जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नजर फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ से पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे पीछे मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक, 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय को काफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थमी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में
एक तरफ चिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनके कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु। मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरह एक और टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज को खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। पर सचमुच एक टीले पर रहकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ऊपर ही था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिराई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृष्टिपट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि वहां मुंह से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां स्याही में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में भी भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना
और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया, पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं रेत में देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। या सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पहाड़ी रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। दो एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उसमें टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगा। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, और उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े हो रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के इस तरफ तट का खुला फैलाव लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात केप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियां, नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहां रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था वहां से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वही मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे दो में से एक चुनना था। एक तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सिवाय होटल की एक दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के किनारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर आवाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांस के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज मन की गहराई में
किसी कोमल रोई को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था उस रोई की जिद शायद मुझे वहां जाने नहीं देगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिस्से जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए। मन में केवल हिदसों की चरखी चलती रह गई। सूर्योदय। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है, वहां जहां बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा 3 कन्याकुमारी के बेकार नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहां लाए थे। नाव क्या थी, रबड़ पेड़ के 3 तनों का साथ जोड़ लिया गया था। बस नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढक रखना चाहा था, पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी वे हल्के हल्के कांप रही थी। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 4,500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसकी गूदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय ही कॉफी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियां उन्हें भी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बायनोकुलर से सूर्य दर्शन। अब मेरा साथी अब मोहल्ले वल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहां की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमा कर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान से उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ से चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज्यादा नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरह से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते वह फिर
उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा किसी चीज की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खाने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता, पर तब तक मैंने उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में गई एक नाव के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। तो दोस्तों, यह था यात्रा वृत्त जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया आखिरी चट्टान। तो आपको इस यात्रा वृत्त का वाचन कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए।